माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, I welcome you all to this 32nd Youth Parliament session, and I hope this session will be fruitful. We begin today's session with oath or affirmation of the newly elected nominated members. Secretary General, please. Mr. Nandish, who stands elected from the Shillong constituency of Meghalaya, will now take the oath or affirmation. In which language would you like to take the oath? Bengali. Okay, sir. Can you proceed? আমি নন্দিশ যতদিন যুব সংসদের সদস্য আছি ঈশ্বরের নামে শপথ নিচ্ছি যাতে আমি নিজের দ্বারা বাঁচতে পারি প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসারে ভারত সরকারের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস এবং অনুগত আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতাকে সমুন্নত রাখব এবং আমি যে দায়িত্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছি তা বিশ্বাসতার সাথে পালন করব Affirmation. Oath, please. In which language would you like to take the oath? Marathi. Okay, ma'am. Here it is. मी प्रणाली आठे ज्यापर्यंत मी युवा संसदेची सदस्य आहे त्यापर्यंत मी देवाचे नामाची शपथ घेतो जागृत करार मी स्थापित करलेल्या कायद्यानुसार भारत सरकारवरची माझी खरी निष्ठा आणि श्रद्धा बाळगीन मी भारताची संपदा आणि अखंडता राखीन मी ज्यापर्यंत कार्यनियोजित आहे त्यापर्यंत इस कार्य पूर्ण करेन एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राम स्वरूप जैसे आदर्श व्यक्तित्व को खोना हमारे सदन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। माननीय राम स्वरूप जैसे कुशल प्रशासक को खोना देश के लिए एक क्षतिपूर्ण स्थिति है। ऐसे कीर्तिमान सांसद जिन्होंने कृषि व्यापार और वैदेशिक संबंधी क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी उन्हें मैं अपने सदन की ओर से और अपनी ओर से सशक्त नमन करता हूँ। The House में Minister of Labour and Employment. I believe our new ministers will lead the nation to new heights. Thank you. Now, the question hour begins. Question number 101, Honorable Member Mr. Vegansh, please. कि तरक्की की क्या हमने बड़ी कहानी है वायु प्रदूषण इसकी सबसे बड़ी निशानी है। हमारे देश के कुछ शहरों ने प्रदूषित होने का कुख्यात गौरव हासिल किया है जिनमें से एक हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी मानसून आया है हर वर्ष की तरह कुछ वक्त के लिए प्रदूषण कम हुआ लेकिन इसके जाते ही ये फिर से इस स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित कर देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है? सरकार इसकी रोकथाम में क्या कदम उठा रही है? जो प्रभावी उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनमें सदन को अवगत कराएं। धन्यवाद। Honorable Environment Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्षी सांसद के द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में पूरे संसद को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस मुद्दे पर पूर्णतः संवेदनशील है एवं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर अथक प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण को कम करने हेतु हमारी सरकार द्वारा निम्न प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पहला, 15 साल से पुराने मोटर गाड़ी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दूसरा, दिल्ली जैसे शहर में वायु में कार्बन पार्टिकल का प्रतिशत कम करने हेतु डीजल और पेट्रोल चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कराया गया है। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहनों की खरीदी पर जीएसटी दर कम कर दिया गया है, वह उन्हें सब्सिडी दी जा रही है। और सौर ऊर्जा से चालित वाहनों की खरीदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नागरिकों में प्रदूषण कम करने हेतु
जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में उद्घोषित किया गया है। धन्यवाद महोदया। Any supplementary questions? Yes, Honorable Member Ms. Ananya, please. नमस्कार अध्यक्ष महोदया, मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगी, कृपया अनुमति प्रदान कीजिए। ये शहर भी क्या शहर है, ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं है, फिजाओं में जहर है। जहर भरी फिजा है, जरा संभल कर चलो, कि जहर भरी फिजा है, जरा संभल कर चलो, जहरीली आज हवा है, जरा संभल कर चलो। और फैली तो सारे जहां को ले डूबेगी, मिलकर इसे रोको, जरा संभल कर चलो। महोदया, दिल्ली में एक दिन सांस लेना 8 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली में सिर्फ एक दिन सांस लेना 8 सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसे में दिल्ली में जन्म लेने वाला हर बच्चा जन्म से ही अनचाहे धूम्रपान का शिकार हो जाता है। आखिर बच्चे हमारा भविष्य है महोदया, आखिर बच्चे हमारा भविष्य है। अगर हमारा भविष्य ही बीमार होगा तो क्या हम एक विकसित देश की कल्पना कर पाएंगे? अतः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, वायु प्रदूषण से फैलने वाली बीमारियों की ओर उनका ध्यान है भी अथवा नहीं? अगर उनका जवाब हाँ है तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है, कृपया स्पष्ट किया जाए। धन्यवाद। Honorable Environment Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पुनः सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निरंतर समुचित उपाय कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे द्वारा स्कूल के बालकों को वृक्षारोपण के फायदे अवगत कराए जा रहे हैं एवं हम कई केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों से हमने शुरुआत की है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हर वर्ष वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया है। वह जन्मदिन पर बालक अपने समीप विद्यालय व अपने समीप स्थानों पर वृक्षारोपण कर रहा है। वायु प्रदूषण कम करने के स्थानीय सरकार अधिक कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली जैसे महानगर में वायु प्रदूषण कम करने हेतु क्लीन फिल्टर एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके चलते हम कुछ ही दिनों में इस समस्या से बच जाएंगे। एवं रही बीमारी की बात, तो हमारी सरकार उसे अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद महोदया। No more supplementary questions, please. We proceed. Question number 102, Honorable Member Mr. Varun, please. शिक्षा में इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, परंतु महोदय हमारे देश में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में गिरते स्तर को लेकर वर्तमान सरकार क्या प्रयास कर रही है? बालकों में मानसिक और शारीरिक विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देश में विद्यालय की कमियों को किस तरह पूरा किया जा रहा है? धन्यवाद। Honorable HRD Minister, please. Thank you, madam. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate the nation. Honorable Speaker, madam, we are very concerned about these problems of elementary education. As we know that the upcoming generation is the future of our nation. We have released schemes like Sarv Shiksha Abhiyan 2001 aimed at the elementary education in a time-bound manner. The 86th Amendment to the Constitution of India to make free and compulsory education to all the children between the ages 6 to 14 as a fundamental right. Schemes like Right to Education Act 2009, Back to Basic, strengthening for providing quality education, and rules are also made for the nation guidelines of single girl child in KVS. I would like to draw your attention that we are not only ensuring the problems of education but also health. Kendriya Vidyalaya Sangathan has launched an innovative program of Swasth Bachche Swasth Bharat at school level to prepare students mentally as well as physically fit for more than 12 lakh Kendriya Vidyalaya students. Khelo India Youth Games are also being conducted annually at school level for students. We have also approved setting of 50 Kendriya Vidyalayas on the civil and defense sector.
Sufficient number of teachers has been appointed at the school recently. We have also contributed our efforts for setting up schools at rural areas. NEP 2020 provides setting up of Gender Inclusion Fund, especially for girls and transgender students, to build nation's capacity to provide equitable quality education to all the girls as well as transgender students. The department has incorporated several interventions for girls in its revamped Samarth Shiksha scheme, which provides including free textbooks and free uniforms to all the girls at elementary level, residential schools, transport aids, appliances to all the children with special needs, upgradation of Kasturba Balika Vidyalayas to provide residential and schooling facilities up to class 12, separate provision of stipend for CWS and girls at the rate of ₹200 per month for 10 months in addition to student component from pre-primary to senior secondary level, incinerator and sanitary pipe bending machines in all girls hostel, self-defense training for inculcating the skills of self-protection and self-development for all the girls in all government schools. I would like to share a thought with you that education is not only the learning of fact, but the training of mind to think. Thank you, madam. Question number 103, Honorable Member, Ms. Himanshi, please. Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Labour and Employment be pleased to state? First, whether the government has proposed to generate employment for around 10 lakhs youth in the country. Second, if so the details thereof and time frame implementation. Third, whether the government has issued any guidelines and direction, be pleased to fix. Fourth, if so the details thereof. Thank you, madam. Honorable Labour and Environment Minister, please. Honorable Madam, Pradhan Mantri Mudra Yojana under this is being implemented by the government for facilitate self-employment. Under this is particular loan up to ₹10 lakh are extended to micro small business which were adversely impacted during the COVID-19 pandemic. As of July 11, 2022, 35.94 crore loans were sanctioned under the scheme. Since June 2020, to facilitate particular free loan up to ₹10 beneficiaries under the scheme, which were adversely impacted by this flagship program of the government, which is Ministry of Employment and It's okay, they continue. Honorable Madam, Pradhan Mantri Mudra Yojana under this is being implemented by the government for facilitate self-employment. Under this is particular free loan up to ₹10 lakh are extended to micro small business, which were adversely impacted during unable to then set up or expand their individual business activities. Up to 8 July 2022, 35.94 crore loans were sanctioned under the scheme, which were adversely sanctioned under the government is implementing Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar PM Swanidhi scheme since June 1st, 2020 to facilitate corporate fee and a working capital loan to start their business, which were adversely impacted during the COVID-19. Beneficiaries under the scheme initiated various flagship programs of the government, such as Make in India, Startup India, Digital India, and City Mission Accreditation for residential and urban transformation. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Deen Dayal Upadhyaya Kaushalya Yojana, Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Urban Livelihoods Mission, etc. are also oriented towards generating employment opportunity for the PM Gati Shakti is a transformative approach of government of India, which is powered by clean energy and Sabka Pyar to leading hub job and entrepreneurial opportunities. Thank you. Question number 105, Honorable Member, Ms. Yakshita, please. माननीय महोदया, मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान, मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान, कैसे कह दो इस दुखी मन से मेरा भारत महान।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार का ध्यान देश के किसानों की दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और हमारा भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ किसानों की यही दुर्दशा होगी तो हमारा देश तरक्की कैसे कर पाएगा। कई किसान अपनी कृषि योग्य जमीन को बेच रहे हैं, जिससे भविष्य में उन पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। महोदया, कहाँ छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, अब देखिए खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार का ध्यान देश के किसानों की दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई स्थिति की तरफ है भी या नहीं, और यदि है तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। क्या किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य कभी मिल पाएगा। धन्यवाद महोदय। Honorable Agriculture Minister, please. धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथियों को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार का ध्यान कृषि पर ही है। इसके चलते हमने कई कदम उठाए, जैसे किसानों पर बढ़ते कर्जों को कम करने के लिए हमने उनके 50,000 के ऋणों को माफ किया है। किसान की फसलों का पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार ने अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। किसान सम्मान निधि योजना हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें हर किसान को वार्षिक 6,000 तक की निश्चित राशि देने का स्वीकार किया है। हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का संकल्प भी लिया है। आज भारत कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रही है। यही नहीं, अभी और भी सुनिए, आज IIM का युवा बड़े बड़े पैकेजों को छोड़कर कृषि पर ध्यान दे रहा है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। और तो और किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, यहाँ पर किसान अपनी समस्या का समाधान पा रहे हैं। महोदया, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कुछ पंक्तियां खत्म करना चाहूंगा। कड़ी धूप हो या हो शीतकाल, हर चलाकर न होता बेहाल, रिमझिम पड़ता होगा सवेरा, इसी आस में न रुकता चाल। छोटे छोटे से बीज होता, वही एक बड़ा खेत होता, जिसकी दरकार होती उसे बोकर वह तभी सोता। खेत का कंकड़ है जिसकी जान, वह है महान किसान, वह है महान किसान। धन्यवाद महोदय। No more supplementary questions. Now the question hour is over. Honorable Speaker Ma'am, a serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper, the Madhya Pradesh Times, published in Bhopal. By commenting on the recommendations of Public Account Committee, the paper has attributed dishonest motives, and I request you to please allow me to raise a question on that matter now. Ms. Parak, have you given a notice of it in advance? You may give a notice along with a copy of newspaper cutting and I should consider it. You cannot make a surprise on me like this. Honorable Madam, I have already given a notice at 10 a.m. today to Secretary General. Okay, it will be examined when it comes to me and I shall consider it and let you know my decision. Thank you, Madam. Now, papers to be let. Honorable Minister of Road and Transport, please. Honorable Speaker Madam, as my opponent has put a question to the newspaper on the road safety purpose, in that case I want to say that our government has implemented many laws. Our government has sanctioned 3 lakh crores for the development of different national highways all around the country. Nowadays, we can see that the 2 lanes are converted to 4 lanes for the increasing number of vehicles. Nowadays, our government is also preparing for a computerized control system with GPRS facility in agriculture. Hopefully, it comes to into effect. Thank you, Madam. Secretary General to report the message from Upper Chamber of Youth Parliament. Ma'am, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provisions of rules of procedure, I am directed to include a copy of termination presented by class 5th and class 8, which has been passed by the Upper Chamber of the Youth Parliament. I request Secretary General to lay on the table a copy of bill as passed by the Upper Chamber of Youth Parliament. Ma'am, I lay on the table the termination of class 5th and class 8 presented
passed by the upper chamber of the House. Honorable members, I have to make an announcement on my own behalf and on behalf of the honorable member of the House. I have a great pleasure in extending a warm welcome to Her Excellency Ms. Shakuntala Devi and Speaker of Nepal Parliament. The other honorable members of the delegation is Mr. Yuvraj Dhawan and Mr. Radhakrishna Murthy, USA. They are very high-powered delegation and they are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Now, let us see if the calling attention motion, Honorable Member Ms. Akshita Mishra, please. धन्यवाद महोदया। अब गंगा कहाँ जाए नहाने, अब गंगा कहाँ जाए नहाने, गंदगी अपनी मिटाने, दुनिया भर की गंदगी उड़ेली है अपने गंगा में, उड़ेली है अपने गंगा में। माननीय महोदया, जो जीवनदायिनी माँ गंगा भागीरथी द्वारा पृथ्वी पर अवतारित हुई थी, आज वही माँ गंगा कई स्थानों पर गंदे नालों सी नजर आती है। इसी गंगा के किनारे अनेक सभ्यताएं जन्मी व फूली फली है, परंतु आज यही सभ्यताएं इसके विनाश का कारण बन चुकी है। गंगा के किनारे अनेक धार्मिक स्थल है जो कि हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है, राष्ट्र धरोहर है। गंगा का ये प्रदूषण न सिर्फ आस्थाओं पर चोट करता है, अपितु पर्यावरण पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते गंगा में रहने वाली कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। महोदया, मैं आपके समक्ष तथा इस सदन के समक्ष एक तथ्य रखना चाहूंगी कि जो गंगा हमारे लिए सबसे पूजनीय व पवित्र नदियों में से एक है, महोदया, वही माँ गंगा नदियों के प्रदूषण में भी विश्व में पहले स्थान पर आती है। महोदया, पहले स्थान पर। औद्योगिक विकास की अन्य दौड़ ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। महोदया, माँ गंगा मैली नहीं होती पापियों के नहाने से, माँ गंगा मैली नहीं होती पापियों के नहाने से, माँ गंगा मैली होती है शहर और कारखानों का कूड़ा बहाने से, माँ गंगा मैली होती है शहर और कारखानों का कूड़ा बहाने से। महोदया, आप यहाँ इस सदन में बैठकर गंगा के जल की कीमत का अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु आज मैं इस सदन को गंगा के जल की कीमत का आभास कराना चाहूंगी। गंगा के जल की कीमत उनसे पूछो जिन किसानों के लिए खेतों को सींचती है। गंगा के जल की कीमत उनसे पूछो जो इसके पानी को पीते हैं। गंगा के जल की कीमत उनसे पूछो जो इसमें नहाकर खुद को धन्य मानते हैं। गंगा के जल की कीमत उनसे पूछो जो इसकी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। गंगा के जल की कीमत उनसे पूछो जिसके लिए अपना घर है, जिसके लिए अपनी माँ है। महोदया, कई सरकारें आई तथा गई, परंतु किसी ने इस मुद्दे की ओर ध्यान नहीं दिया। ना जाने कोई क्यों माँ का ख्याल नहीं रखता, ना जाने क्यों कोई माँ का ख्याल नहीं रखता। गंगा क्यों मैली हो रही है, कोई सवाल नहीं करता, ये कोई सवाल नहीं करता। मैं हमारी सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगी। अब हम सरकार से सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, अभी तो उन ठोस योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं जिससे गंगा के मिश्र अस्तित्व को बचाया जा सके, उस पर निर्भर शहरों को कब्रिस्तान बनने से बचाया जा सके। महोदया, मैं आपके समक्ष तथा इस सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहूंगी कि अगर हम गंगा को मां कहने का हक रखते हैं तो उसे साफ व स्वच्छ रखने का कर्तव्य भी हमारा ही होना चाहिए। महोदया, हमारा ही होना चाहिए। हर गंगा की मोड़ पर अपनी अलग कहानी है, हर गंगा की मोड़ पर अपनी अलग कहानी है, पर राम तेरी गंगा क्यों मैली, अब ये कहानी हमने जानी है। इस गंगा ने पर अब अपनी ताकत पहचानी है, इस गंगा ने पर अब अपनी ताकत पहचानी है। खुद को मैला ना होने दूंगी, गंगा ने ये ठानी है, अब गंगा ने ये ठानी है। धन्यवाद महोदया। Honorable member Mr. Ujjwal, please. जैसा कि हम सभी को विदित है, सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 240 परियोजनाओं को देकर गंगा नदी को मार्च 2019 तक साफ करने का दावा करेगी, वही इसमें जमीनी स्तर पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। हाल ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले हफ्ते ही यह टिप्पणी की है कि गंगा की नदी के असंतुलित व्यक्त करते हुए यह बोलते हैं कि इसमें शायद ही कोई सुधार नजर आ रहा है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि या तो सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती या कुछ करने का असमर्थ है। धन्यवाद। Honorable member Ms. Gargi, please. माननीय महोदया जी, मैं गंगा किनारे बसे शहर कानपुर का प्रतिनिधित्व इस युवा संसद में करती हूँ।
अतः माँ गंगा से हमारा जुड़ाव कुछ ज्यादा ही है। महोदय, औद्योगिकरण के कारण गंगा प्रदूषित हो रही है। गंगा हमारी श्रद्धा, सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। 2015 में गंगा पुनरुत्थान मिशन के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेरा विश्वास है कि यह कठिन कार्य अवश्य है, पर सरकार के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस काम के संकल्प को निश्चित रूप से किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार के नेतृत्व में इस मिशन के तहत 2022 तक 2037 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बस अब केवल इन प्रयासों को धरातल पर लाने की ही है। हमारी सरकार ने यह संकल्प किया है कि हम गंगा को निर्मल बनाएंगे। मुझे अपनी सरकार व प्रधानमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्य पूर्ण रूप से सफल होगा। धन्यवाद। Honorable member, Ms. Varshita, please. Honorable Madam, I want to take your attention on our river Ganga. That the Ganga provides 40% of India's population in 11 states of India. As we can say that the lifeline of India is Ganga, the holy Ganga. Today, it is considered to be the 16th most polluted river in the world. According to the investigation, it was found that 20 million liters of polluted wastes are falling daily. According to the World Bank report, 12% irritable diseases are falling daily. According to the World Bank. Thank you, Madam. Honorable Leader of Opposition, please. Honorable Madam, I would like to bring attention of the ruling party to you. Ganga, the largest river in India, poses significant threats to human health and the larger environment. 700 populated with the human waste and industrial contaminants. The river provides water about 40% of India's population across 5 states, serving an estimated population of 50 crore people, or more than other rivers in the world. Ganga flows 2,500 kilometers from the Himalayas across 5 states, where 400 million Indians live through the eastern coast, where it empties into Bay of Bengal. As it passes through 100 towns and cities, it absorbs around 3,000 liters of water of the untreated sewage every day, which is a terrible quantity. Subsequently, the Namami Gange project was announced by the Indian government in July 2014 budget. Estimated rupees 2,958 crore have been spent until July 2016 in the various efforts in cleaning up of the river. Local residents are facing major skin problems due to the affected water being supplied to them. Several problems are located being important record due to the unhygienic water supply. There is not just one, there are uncountable. In the last 4 years of the government is able to release only 1/3 of this amount. It being first mistake of the people and the industry, and secondly of the people ruling government. The question arises here now that where the section 2,958 crore have gone. Honorable Minister of Water Resources, please. माननीय महोदया, मैं माननीय युवा सांसदों की गंगा में बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति चिंता से अवगत मैं अपनी सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि पहला, हमारी सरकार ने गंगा नदी के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है। दूसरा, नमामि गंगे हमारी सरकार व हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे 10 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया। हमने इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। हमारी सरकार ने कानपुर, लखनऊ एवं पटना आदि क्षेत्रों को नोटिस जारी करवाया कि उनका अविस्मरणीय ट्रीट किए गंगा में सीधा प्रवाहित ना करें, जिससे गंगा को स्वच्छ रखा जा सके। तीसरा, गंगा किनारे बने घाटों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माननीय महोदया, नमामि गंगे परियोजना की अवधि 2014 से चलकर 18 वर्ष है। चौथा, गंगा किनारे बसे शहर प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिसकी सफलता की प्रशंसा हुई, जिसे सरकार द्वारा गंगा नदी के महत्व को ध्यान में रखने, गंगा नदी के महत्व को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नालों का गंगा में सीधे प्रवाहित होने से रोकने के साथ ही आधुनिक स्पेशल रिजर्व बनाए जा रहे हैं, जिससे अन्य जलेश और गंगा में प्रवाहित ना किए जाए और मां गंगा को स्वच्छ रखा जा सके। मैं इस योजना के समर्थन में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार मां गंगा को पुनः निर्मल एवं स्वच्छ बनाने के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगी और जिससे भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, हजारों साल बीतेंगे मगर वो खो नहीं सकती, हमेशा जागने वाली वो कभी सो नहीं सकती। तुम्हारा महिला बन भले ही महिला कहे उसको, जो सबके पाप धोती है वो मेरी हो नहीं सकती। धन्यवाद। Now let us begin the legislative business. Now the question is left to be granted to introduce the Aadhaar Chunav Sanshothan Vidhayek 2021. Those who are in favor will please say aye or ayes. Those who are against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The leave is granted. Honorable Minister of Electronic and Information Technology to introduce the bill. Sir, I introduce. Now the House will take consideration of Aadhaar Chunav Sanshothan Vidhayek 2021. Minister of Electronic and Information Technology, please. Thank you, Honorable Speaker Madam. I beg to move on leave to introduce a bill amendment to चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। मैडम, हाल ही में चुनाव कानून संशोधन 2021 लोकसभा में पारित किया गया, जो निर्वाचित नामावली डेटा, इलेक्टोरल आरोप डेटा और मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने का प्रावधान प्रयास करता है। यह विधेयक मतदाता सूची को डीडुप्लीकेशन यानी एक से अधिक बार नामांकन की समाप्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। लेकिन इस विधेयक में कई दोष मौजूद हैं। यह न केवल संसदीय लोकतंत्र के मूल आधार को कमजोर करता है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी मुद्दे पर अपनी इच्छा को व्यक्त करने के अवसर से भी वंचित करता है। संसदीय लोकतंत्र को उसके वास्तविक अर्थ में संरक्षित करने के लिए बेहतर संसदीय निगरानी के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। सार्थक बहस की अनुमति देने और व्यापक परामर्श को आमंत्रित करने की अनिच्छा समस्यागत अधिनियम के प्रगतिशील पहलुओं को भी पूर्ववत कर सकती है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करती है, ताकि निर्वाचन नामावली डेटा को आधार से परितंत्र से संबद्ध किया जा सके। इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति एकाधिक नामांकन को रोकना है। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए सेवा मतदाताओं की पत्नियां यानी वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स शब्दावली को बदलकर जीवन साथी स्पाउस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, विधेयक में वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिए पूर्व की एक तिथि 1 जनवरी के बजाय 4 क्वालिफाइड तिथियों का प्रावधान है, जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह का पहला दिन, जिस दिन 18 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा। अब मध्यवर्ती चुनाव में देश का न्याय और भागीदारी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मतदाता पहचान के साथ आधार डेटा को जोड़ने से दूरस्थ मतदान की अनुमति मिलेगी, जो प्रवासी मतदाताओं को अनुकूल होगा। आधार लिंकिंग को फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मददगार माना जा रहा है। 10 भाषाओं में पत्नियों को जीवन साथी से बदलने से कानून और अधिक लिंग विभेदता दूर होगी। मेरी सदन से गुजारिश है कि मैं विस्तार से चर्चा करने के बाद उत्तर दूंगा, जब मैं सबकी बहस सुन लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह सदन बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इस सवाल को सियासत के चश्मे से ना देखा जाए, इस सवाल को वोट बैंक के तराजू में ना तोला जाए। यह सवाल है लोकतंत्र में युवा की भागीदारी का, पारदर्शिता का और जिम्मेदारी का। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह विधेयक लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा, जिससे पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी व लोकतंत्र का आधार मजबूत। मैं सदन से गुजारिश करता हूं कि सदन बहुत ऊंचाई पर जाए। यह मामला आज लोकतंत्र में
का आधार मजबूत करने का है। यह कहते हुए मैं इस बिल को सदन में प्रस्तुत करता हूँ। Motion moved that the Aadhaar Chuna Sanshothan Vidhayak 2021 will be taken into consideration. Honorable Member, Mr. Ramanuj, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं माननीय कानून मंत्री द्वारा पेश आधार चुनाव संशोधन विधेयक 2021 के विरुद्ध में खड़ा हुआ हूँ। महोदय, आधार प्रस्तुत कर सकने में अक्षमता के मामले में मतदाता सूची के किसी व्यक्ति के प्रवेश या बने रहने की अनुमति देने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है होगा, जो आवश्यक शर्तों के निर्धारित शक्ति रखूंगा। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार न्याय करेगी मतदाता के मतदाता सूची में बने रहने के लिए कौन से कारण शर्तें स्वीकार है, लेकिन सत्ता संघीय केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकती है। मतदाताओं की पहचान के द्वारा उनको अपनी विचारधारा पार्टी की ओर आकर्षित भी करा जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का भस्म होगा व भारतीय संघवाद को प्रभावित कर सकता है। यह निष्ठा के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 उल्लंघन करेगा। महोदय, इस बिल के माध्यम से यह सरकार निजी डाटा संग्रहण कर उसको दुरुपयोग कर सकती है, जो भारतवर्ष में रह रहे लोगों की भावना के खिलाफ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को एक उच्च अधिकार प्राप्त सीमित को भेजा जाए, जिससे इस बिल से प्रभावित हो रहे लोगों की निष्ठा का ध्यान रखने हेतु सभी दलों से बात की जा सके, उनसे सुझाव लिया जा सके तथा इस और प्रभावित अथवा मान्य कानून बनाया जा सके। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदया, वर्तमान में CAG ने भी इस डाटा की सुरक्षा प्रमाणन संग्रह में व्याप्त कमियों को रेखांकित किया है। UIDAI ने भी नवंबर 2019 तक 4,75,000 से अधिक आधार नंबरों को रद्द किया जाए। इस डेटा के आधार पर देखें तो 2010 से 2019 तक के एक दिन में औसतन कम से कम 145 डुप्लीकेट आधार नंबर बने। धन्यवाद महोदया। Honorable Leader of Opposition, Ms. Krishika, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे वक्ताओं ने इस बिल पर चर्चा की, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुपयुक्त बिल है। बिल एक है, मगर इसके पीछे राज कोई दूसरा है। जिस प्रकार क्रिकेट में दूसरे बॉल का इस्तेमाल बल्लेबाज को छपकाने के लिए, बल्लेबाज से छलावा करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार यह सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग 1952 प्रथम संसद से निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवा रहा है, तो आज के समय में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सरकार द्वारा आरोप लगाना कहाँ तक सही है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे मुद्दों के बजाय देश के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी, कृषि क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद महोदय। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या देश किस ओर बढ़ रहा है? क्या आपको सोचना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम इस आधुनिक परिवेश की शुरुआत इस संसद में ही नहीं करेंगे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। इसलिए लोकतंत्र के उत्सव में दूर दराज में बैठा मतदाता भी अपने मत का उपयोग सीख सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सहयोग कर सकेगा। यूपी के मिर्जापुर में बैठा व्यक्ति रतलाम में आकर वोट दे सकेगा, वह रतलाम के जिला निर्वाचित अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने संसदीय व विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा, जिससे महान मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, वह निष्पक्षता बनी रहेगी, वह व्यक्ति के आने जाने का समय भी बचेगा। यह हमारी सोच है और यही हमारी सोच रहेगी, भले हमें वोट कम मिले, लेकिन अगर हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं सदन से गुजारिश करता हूं कि इस पूरे सदन एक होकर आप मुझे इस बिल को पास करने में सहयोग करें। धन्यवाद महोदय। The motion is adopted. Now we will take up clause by clause consideration of the bill. Now the question is that clause 2 to 5 stand part of the bill. There is one amendment in clause 2 by the leader of opposition, Ms. Srishti Singh. Are you moving it? No, madam. In view of even by No,
in view of given by ministers, I am not placing my amendment. Thank you, ma'am. Now, the question is, clause 2 to 5 stand part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it, and ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 5 stand part of the bill. Now, the question is, the clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it, and ayes have it. The motion is adopted. Honorable Minister of Road and Transport, Information Technology, please. Information and Technology Minister, please. Yes, ma'am. मैं ये बिल सदन में प्रस्तुत करूँगा. The motion is moved that the bill is passed. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it, and ayes have it. The motion is adopted. The bill is passed by the majority of the members and total members not less than 2/3 part of the members present and voting. Now, the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.